का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज, उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोकी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। लंदन में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर आज संसद के दोनों सदनों में ऐसा घमासान छिड़ा जिसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो ईडी, सीबीआई से लेकर अडानी मसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई में सरकार ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को हथियार बनाकर पलटवार शुरू कर दिया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी से अपने बयान पर माफी की मांग की। राज्यसभा में सरकार की तरफ से नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी के बयान को टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी सोच बता दिया। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वही बात कही जो बात सारी दुनिया कह रही है और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर आज जो घमासान प्रचंड रूप से दिख रहा है उसकी शुरुआत कल ही हो गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की धरती से बिना नाम लिए राहुल गांधी पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के ही कुछ लोग विदेश में भारत के लोकतंत्र की बदनामी कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग मौका मिलने पर लोकतंत्र का गला घोटने से भी पीछे नहीं हटते। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, कोई भगवान नहीं है। यानी ईडी सीबीआई वाला मुद्दा अब राहुल गांधी के बयान के आसपास सिमटा दिख रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस को बचाव करना मुश्किल हो रहा है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का बयान उनकी 4000 किलोमीटर की यात्रा में तैयार की गई सियासी जमीन को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल और बड़ी बहस इसीलिए हो रही है क्योंकि राहुल के बयान से कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहुल के लंदन वाले बयान को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस को कोई तरीका नहीं सूझ रहा है और कांग्रेस चुनाव के लिए जो भी रणनीति तैयार करती है उस पर इस तरह के बयान कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन जाते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। ऐसे लोग भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। 75 ईयर्स के देश के लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर होने का चोट पहुंचाने की कोशिश। सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए। इस संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। उस बात को उन्होंने राज्यसभा में उठाया। रूल्स के तहत ये गलत है। इस देश के डेमोक्रेसी को अपमान करने का उनका सारा प्रयत्न है और खुद डेमोक्रेसी को यहाँ कुचल रहे हैं। ड्यूरिंग द इमरजेंसी हु वाज इन पावर सर? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली दी। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलत फहमियां आपने पाली हुई अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये भारत ही है जहां ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहते हैं। तो
तो लंदन में संवाद और संसद में विवाद, यही बात है राहुल गांधी की जो 4000 किलोमीटर के आसपास की पद यात्रा थी। क्या इन बयानों से बीजेपी उसे धोने की कोशिश कर रही है? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अभय दुबे जी, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, और मेरे साथी वो भी जुड़े हुए हैं, मेरे कॉलेज के सहयोग साथी हैं। इस कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़े हैं। ए के वाजपेयी जी, प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के, वरिष्ठ वकील हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जी, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। अभय दुबे जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, देखिए लंदन के कुछ बयान राहुल गांधी जी के 4 से 5 कार्यक्रमों के, इससे 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा को धोने का प्रयास कर रही है बीजेपी। क्या आज उन्होंने जो आप पर काउंटर अटैक किया है, क्या उसी की दिशा में एक नया स्टेप है? दीपक चौरसिया जी, आप देश के एक मूर्धन्य पत्रकार हैं और सर्वाधिक अनुभवी पत्रकार हैं। आप क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश में राहुल जी के संदर्भ की बात नहीं करेंगे तो क्या ये कहेंगे कि साइप्रस से, यूएई से, मॉरिशस से स्टॉक मैनिपुलेशन अडानी जी ने किया? वो ये कहेंगे कि उनके परिवार और रिश्तेदारों की कंपनी, उनके भाई विनोद अडानी की कंपनी के माध्यम से स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ? प्रधानमंत्री जी ये तो कह नहीं सकते। और राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को बचाने के संदर्भ में बयान दिया है। इस देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा देश के नागरिकों से कि देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए। इस देश के कलाकार, कलमकार, इतिहासकार सड़कों पर आए और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये तो अवार्ड वापसी देंगे। इस देश के किसान सड़कों पर आए, उन्होंने कहा काले कानून मत थोपिए प्रधानमंत्री जी, इस देश की खेती किसानी को बचा लीजिए। तो इन्होंने कहा ये तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी है। राहुल गांधी जी पर पहले वार नहीं किया। अग्निवीर को लेकर अगर देश के युवा सड़कों पर आते हैं तो उन्हें देशद्रोही ये लोग करार दे देते हैं। तो ये पहले राहुल गांधी जी नहीं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी एक बहुत प्रभावी नारा आपने दिया था देश को, आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। आप ये बताइए वो अच्छे दिन का नारा किस लिए था प्रधानमंत्री जी? क्या किसानों की आमदनी 27 रुपए रह जाए इसके लिए अच्छे दिन का नारा था, या अडानी जी 1002 करोड़ रुपए कमाए इसके लिए अच्छे दिन का नारा था? आपने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढने चाहिए देश को। अवसर किसको मिले? आपदा के समय में जब संक्रमण काल था देश के लिए, जब महामारी की विभीषिका थी, जब एक के बाद एक 3 किसानों के काले कानून लेकर आए, और अडानी जी ने क्या किया? अडानी ग्रीन एनर्जी 6823% की ग्रोथ हो गई। अडानी इंटरप्राइजेस 2501% की ग्रोथ हो गई। अडानी ट्रांसमिशन 1288% की ग्रोथ हो गई। अडानी टोटल गैस 897% की ग्रोथ हो गई। अडानी पावर 824% की ग्रोथ हो गई। अडानी पोर्ट एंड ट्रेड 126% की ग्रोथ हो गई। प्रधानमंत्री जी अब अवसर किसके लिए था आपदा में, बताइए? आपने कहा अमृत काल चल रहा है, तो कैसा अमृत काल? अगर राहुल गांधी जी सदन में सच बोल दे तो प्रिविलेज का नोटिस दे देते, और अडानी जी को नोटिस भी देने को प्रधानमंत्री जी आप तैयार नहीं है। मुखरता से राहुल गांधी जी जो 4000 किलोमीटर की जिसका जिक्र दीपक चौरसिया जी कर रहे हैं, जो देश के नागरिकों ने प्रतिसाद दिया है, वो इसी बात की जिम्मेदारी उनको दी है कि आप सच को समूचे विश्व भर में मुखरता से कहिए, चाहे वो भारत की भूमि हो या समूचे विश्व में कहीं भी। मैं आऊंगा भाई जी, और आपसे ये भी पूछूंगा कि अडानी का मुद्दा जो आप कह रहे थे वो तो मान लिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है जांच के लिए, इससे ज्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा बहस के दूसरे मुद्दे पार्ट में, लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या आपको लगा कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस? ईडी, सीबीआई, इस पर बीजेपी और विपक्षी दल सवाल उठाते, अडानी पर उठाते, आपने सोचा चलिए राहुल गांधी पर ही हमला कर लेते हैं और जवाबदेही जो है विपक्ष की बन जाएगी। तो क्या जवाबदेही बदलने का खेल है या गोल पोस्ट बदल रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत ही संजीदा मामला है, बहुत सेंसिटिव इशू है। दीपक भाई, समझना पड़ेगा, देश की जनता समझ रही है, इसको हल्के में ना लिया जाए। आज जिस तरह से भारत से एक ऑपोजिशन पार्टी के लीडर जो यूपी से हारे हुए लेकिन केरला से जीते, ऐसे भारत तोड़ो यात्रा करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस देश को तोड़ने की चेष्टा कर रहे थे, और वो भी विदेशी धरती पे, जिसका इतिहास है इस देश पे सब लोग जानते हैं। उस पार्लियामेंट में और उस जगह पे बैठ के, उस यूनिवर्सिटी में, वहाँ के यूनिवर्सिटी में इस देश के बारे में, इस देश की डेमोक्रेसी जो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज पूरी दुनिया मानती है और लोहा मानती है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज मानती है देश को, उसको वहाँ
अपनी नापाक जुबानों से और अपने नापाक इरादों से इस देश को कमज़ोर करने को और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं इनकी माताजी से, आज मैं पूछना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और जितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे पूछना चाहता हूं कि आज क्या आप राहुल गांधी जी के इस तरह की देश तोड़ने वाली, देश को बदनाम करने वाली, देश को विदेशी ताकतों के सामने नीचा दिखाने वाली, विदेशी देशों के नीचा दिखाने वाली कोशिशों को क्या आप सपोर्ट करते हैं? बहुत सीधा सवाल है, क्या आप सपोर्ट करते हैं या आप इसका कंडेम करते हैं? अगर आप देश को कमज़ोर करने वाली ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग के साथ राहुल गांधी और देश को बदनाम करना चाहते हैं और इसको अगर आप कंडेम नहीं करते हैं तो देश की जनता आपको कंडेम करेगी। याद रखिएगा, ये डेमोक्रेसी है, इसमें आप देश को बदनाम करके आप कहीं नहीं रह पाएंगे। आपको देश की जनता आपको ज़रूर जवाब देगी और आज देश की जनता आपसे सवाल कर रही है कि आप कैसे, आपकी हिम्मत हुई कि आप देश के यहाँ पर पार्लियामेंट में भाषण जो देते हैं उसको आप कह रहे हैं कि उसको रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाता है और मेरे माइक्रोफोन को बंद किया जाता है। हकीकत है कि आपने जो बातें कहनी थी, जितनी बातें कहनी थी, जितने तफसील से कहनी थी, सब आपने चीख चीख के कहा। आपके लोग ताली बजाते रहे और आप वहां जाके कह रहे हैं आपको विदेशी तालियों की जरूरत है। अरे भाई, हम सरकार में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि हम सरकार में, हमको कटघरे में खड़ा कीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आप अगर अच्छा कोई सुझाव देंगे तो हम उस सुझाव को ही मानेंगे। हम थोड़ी आपसे अलग है, हम देश की जनता और हम देश की जनता के नेतृत्व कर रहे हैं। आप अपोजिशन में बैठे हैं, आप भी जीत कर आए हैं, देश की जनता का समर्थन प्राप्त करके आए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारे लिए दुश्मन है, आप अपोजिशन में बैठे हैं। आपके कोई अच्छे सुझाव होंगे देश को मजबूत करने का, हम मानेंगे। और अगर मैंने कुछ गलत किया तो कटघरे में खड़ा कीजिए सर, कटघरे में खड़ा करना ये आपका फर्ज है, लेकिन देश को कमजोर करने का फर्ज नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा हूं और देश की जनता को ये बहुत नागवार गुजर रहा है, घोर निंदा इसकी करनी चाहिए और पूरा देश इसकी घोर। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, छोटे छोटे जवाब रखिए, जितने सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। अभय जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, राहुल जी 4000 किलोमीटर के आसपास चले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, अगर इस देश में लोकतंत्र खत्म होता, क्या वो चल पाते? बी, उन्होंने जो बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, क्या उन्हें रोका गया या क्या उन्हें प्रसारित नहीं होने दिया गया? क्या उन्होंने जो नैरेटिव चलाए, सब हमने टेलीविजन डिबेट्स की, यहां पे की, आप भी आए, बाकी लोग भी आए। राहुल गांधी जी जो संसद में अडानी के बारे में कहना चाहते थे, अपने लगभग 50 मिनट के भाषण में उन्होंने बिना किसी रोक टोक के पूरी बातें कही। तो ये तमाम बयान क्यों कि आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी भारत में खत्म हो गई है? बताइए। दीपक चौरसिया जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अवसर के प्रति उत्तर पर राहुल गांधी जी ने एक अवसर निकाला बोलने का, मगर ये बात सच है कि समूची यात्रा में हमने हर पल शिकायत की इस बात की, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए उपयुक्त स्थान तय नहीं किए गए, तो सभाओं की लाइट काटी गई और हर बार हमने ट्वीट करके ये जानकारी दी और जिला प्रशासन को भी हमने उस बारे में अवगत कराया। देश को सच जानना चाहिए, चाहे वो नोटबंदी का विषय हो, चाहे चीन पर चर्चा हो, चाहे महंगाई पर हो, चाहे कृषि के क्रूर काले कानून हो। मेरे पास पूरी फहरिस्त है। मानसून सेशन 2021 पेगासिस पर चर्चा नहीं होने दी और यहां तक कि हर बार मार्शल को अंदर बुला लिया जाता था। मानसून सत्र 2020 कृषि के काले कानून वोट डिवीजन तक हमने अगर राज्यसभा में मांगा तो उसको स्वीकार नहीं किया, माइक बंद कर दिए गए, प्रसारण बंद कर दिया गया, मार्शल बुलाकर सांसदों को बाहर फेंक दिया गया। बजट सेशन 2020 दिल्ली के दंगों पर चर्चा का एक लंबी फहरिस्त है और पीआरएस ने पब्लिश की है ये सारी बातें। इसीलिए तो हमने कहा कि हमको तकलीफ इस बात की है कि आप कम से कम, हम तो मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमको रखा है और आप क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी ने कहा और देश बदनाम मैं नहीं चाहता, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, दोनों बयान सियोल में और शंघाई में लेकर बैठा हूं, जिसमें कहते हैं वो कि 2014 के पहले देश में पैदा होने में शर्म आती थी। ये प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। मगर क्या सिर्फ राहुल गांधी जी कह रहे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व की रिपोर्ट है जिसमें हम 107 स्थान से 121वें स्थान पर पहुंच गए
ग्लोबल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 66वें स्थान से 75वें स्थान पर पहुंच गए। ग्लोबल मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स, हम 22 करोड़ लोग इस मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स के नीचे चले गए। आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लीजिए कि 50% देश के संसाधन 10% लोगों के पास जा रहे हैं। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए, 84% लोगों की आमदनी घट गई। तो ये हम नहीं कह रहे, विश्व भर की रिपोर्ट कह रही है। तब आपको कि हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को इन सब बातों से उसको आप समालोचना लीजिए। एक सवाल पूछना चाहते हैं जफर भाई, एक सवाल पूछना चाहते हैं। जफर भाई पूछिए, जितने सवाल पूछना आप भी पूछिए, अभय जी आप भी पूछिए। देखिए देखिए, मैं तो बड़े आश्चर्य होता हूं इनको, ये कहां से रिपोर्ट लेके आते हैं और ये देश की जनता को सुनाने की कोशिश करते हैं। देश की जनता उन पर ध्यान भी नहीं देती। अरे दुबे जी, दिल टटोलिए, दिल में बसते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोगों का दिल जीतते हैं। लोगों के एक जो लोकप्रियता उनमें बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? इसलिए कि लोगों की चिंता करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करते हैं। आप क्या करते हैं मेवा खाने के अलावा? पूरे जिंदगी मेवा खाया और अभी आप इंग्लैंड जाए, वहां भी मेवा खाने के चक्कर में गए। अरे जरा ये सब ऑक्सफॉर्म और टॉक्सफॉर्म और सब जो है, ये सब यही धरा का धरा रह जाएगा। देश बहुत आगे निकल गया है। हमारे देश को समझने के लिए ये ऑक्सफॉर्म वाले नहीं समझ पाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि देश के गांव में जाइए, खुशहाली बढ़ रही है। अरे कम से कम हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, किस चीज की कमी हो रही है? आप तो इकोनॉमी समझते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए। अगर वहां पर पैसे की फरवानी नहीं होती, अगर लोग ताकतवर नहीं होते माली हालत से, तो आज जिस तरह से बाइंग हो रही है, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे ट्रैक्टर सेल हो, चाहे 3 व्हीलर हो, चाहे कार हो, जरा गांव में सेल तो देखिए कहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, इसलिए आज उनके पास वो जो ठीक है, आपने एक सवाल पूछा, 10 सेकंड का आपने कई सवाल दाग दिया। भाई दुबे जी जवाब देंगे। और मुझे ये भी बताइए, क्या जब आप राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं अभय जी, तो एज एन इंडिविजुअल क्या आप खुद इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि मैं कैसे इन बयानों को डिफेंड करूं? प्रश्न ही नहीं उठता राहुल गांधी जी को डिफेंड करने का। वो तो इतना सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी। वो जो कहते हैं सच कहते हैं और राष्ट्र के हित में कहते हैं। भारत की रिपोर्ट पर तो भरोसा करेंगे जफर इस्लाम साहब? नहीं, आपकी विद्वत्ता उतनी होगी पार्टी की, राजनीतिक दल की वो विश्व भर की रिपोर्ट देख पाए, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट तो पढ़ते हैं। क्या कहा आरबीआई ने कि कोविड की महामारी के पहले लगातार 8 क्वार्टर तक भारत की जीडीपी नीचे गिर रही थी, उसके पहले कभी नहीं हुआ। मेन स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़ी है? मेन स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी नहीं क्या हुआ? तो रुक जाओ, मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूं पहले। अरे मैं उसी पे पहले डिस्कस कर लेता हूं, 4-8 क्वार्टर को डिस्कस कर लेता हूं। लगते हैं मैं अभ्यास नहीं, पहले 8 क्वार्टर ही डिस्कस कर लो ना आरबीआई की रिपोर्ट में, उस पर पहले डिस्कस करना चाहता हूं। सुन लीजिए जफर इस्लाम, एक साथ बताइएगा। मिंट स्ट्रीट मेमो की अरे लोगों को गुमराह करना बंद करो। मैंने कहा 8 क्वार्टर हुआ तो क्या हुआ? 8 क्वार्टर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, दुनिया का है, दुनिया में नहीं क्या नहीं कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था? दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही थी क्या? और अगर हमने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए तो उसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद क्या थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ में मोमेंटम में कमी नहीं आती है क्या? बैंक की क्रेडिट ग्रोथ नीचे चली गई, ये आरबीआई ने बताया। अरे तो इसलिए कि आप लोगों ने सब पैसा लूट लिया था। क्रेडिट ग्रोथ खत्म होने का हम आंकड़ा देते हैं आपको। बताइए क्या पिछले 47 साल के बाद 1947 से क्या हुआ था बैंकों में? 8 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हुए। नहीं, आप मैं जवाब देता हूँ, आपके हर बातों का जवाब दूंगा। आप इस तरह से बात करके लोगों को सोच रहे हैं कि आप अपनी दुखड़ा सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश की जनता समझ रही है कि ये सब मखोटा जो है आप पहन के बात कर रहे हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। और हकीकत जब जान लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप से दूर कर देते हैं, इसलिए जनता आपको नकार देती है हर बार। झूठ फैलाने का काम बंद कीजिए। आपकी निराशा प्रदर्शित होती है इससे। जब आप बीच में बोलते हैं ना, तो देश के लोग जानते हैं कि आपको समझ नहीं है और आप सिर्फ इंटरप्ट करना चाहते हैं ताकि सच्चाई देश के सामने नहीं आए। मगर अच्छा चलो, मैं बात चौरसिया जी मुझे बात करने का मौका दीजिएगा। मैं इनको समझाता इनकी बात समझाता हूँ। ब्रेक के मेरे मौके में देता हूँ। कर्ज हो गया, ये रिपोर्ट किसने दी थी? एनएसएसओ ने दी थी कि नहीं दी थी? उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे समूचे भारत की। और मैं जरा जवाब देता हूँ दीपक भाई, मैं ठीक है, मैं बिल्कुल जवाब लूंगा। क्या लेन दीजिए अभय दुबे जी। आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ठीक है,
जफर जी की कनेक्शन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है कनेक्शन में, जैसे ही वो आएंगे मैं तुरंत उनका जवाब लूंगा, लेकिन एक एक कमेंट बनता है अनुराग जी का भी और प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी का भी और AK वाजपेयी जी का भी। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, भदौरिया जी मुझे आप ये समझाइए कि राहुल गांधी के कुछ बयानों के चलते जो लंदन में उन्होंने दिए, आपको नहीं पूरा विपक्ष डिफेंसिव आ गया, जहां आपको अटैक करना था वहां आप डिफेंस कर रहे हैं। अच्छा हो गया कि बीजेपी के प्रवक्ता का कनेक्शन कट गया, उनका कनेक्शन नहीं कटता तो विपक्ष बोल ही नहीं पाता। अभी डिबेट में भी भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, नहीं सुन तो लीजिए, नहीं अच्छा हुआ ना कट गया, थोड़ा देर कटे रहा है तो अच्छा ही है। सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इतना सेंसिटिव मुद्दा है मत पूछिए। बिल्कुल सही कह रहे थे, सेंसिटिव मुद्दा है कि विपक्ष की आवाज आप नहीं सुनते हैं। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है प्रवक्ता जी कि आप विपक्ष की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। विपक्ष जो बोलता है कहां आप सुनते हो। फिर क्या कहते हैं कि यहां पे सभी को, जनता को, यहां हम तो देश की जनता का सवाल उठाते हैं। अरे देश की जनता का सवाल कब उठाते हो आप? महंगाई, बेरोजगारी, किसान देश की जनता का सवाल है, जिसपे तो आप चर्चा ही नहीं करना चाहते। और आप कहते हो हम देश की जनता का सवाल उठाते हैं, कहते हैं हम सुझाव मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुझाव मांगती है, जो सुझाव तो हम लेते हैं। अरे किसान का जब बिल बना रहे थे, सुझाव देने के लिए हल्ला मचाते रह गए, सदन में हल्ला मचाया गया, सुझाव कब माना आपने? और आपने सुझाव नहीं माना, इसकी वजह से 1 साल तक किसान धरने पे बैठा रहा और फिर उसके बाद आपको अपना बिल वापस लेना पड़ा। कई किसानों की मौतें हो गई। अगर आपने विपक्ष का सुझाव मान लिया होता तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। फिर आप क्या कह रहे हैं? अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे बीजेपी के, गांव जाके देखिए गांव में क्या हो रहा है। बिल्कुल गांव जाके देखिए क्या हो रहा है। किसानों की बात कर रहे हैं ना, देखिए क्या हो रहा है किसानों के साथ। आप तो किसान की इनकम दुगनी करने की बात कर रहे थे, आप तो कह रहे थे किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। तो जाइए गांव में, दुगनी हो गई क्या? जाइए गांव में। आप तो कह रहे थे डीजल उनके लिए सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो गया क्या? उनके इक्विपमेंट पे जो किसान कृषि के लिए खरीदता है, क्या वो सस्ता हो गया क्या? फिर क्या कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी कहते हैं मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। कौन मुखौटा पहन के घूम रहा है? मुखौटा किसने पहना हुआ है? जो मुखौटा वो पहनते हैं जो जनता की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। आप तो जनता की तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप तो धन्ना सेठों की तरफ देख रहे हो। आम जनता की तरफ देखते तो शायद ये आपको समस्या नहीं आती, आपको इतना हल्ला नहीं मचाना पड़ता। आपको बार बार दीपक चौरसिया नहीं सुनिए दीपक जी, बार बार दीपक जी को नहीं बोलना पड़ता। दीपक जी आए हम बोले, दीपक जी आए हम बोले। आप पता क्या करते? एक लाइन में बोलते, हमने महंगाई बेरोजगारी देश में खत्म कर दी है। हमारे पास शब्द नहीं होता बोलने को, आपको बीच में टोकना नहीं पड़ता बार बार आके। इसके मतलब आपने देश की जनता के साथ कुछ नहीं किया है। आप विपक्ष की बात करते हैं। अरे आपसे पलट के पूछ ले जाए नहीं और 2 सेकंड, शुभेंदु अधिकारी के बारे में पूछ ले जाए। वही शुभेंदु अधिकारी जिसका वीडियो पकड़ा गया था, हाई कोर्ट ने कहा था सीबीआई की इंक्वायरी होगी। आपके नेता जा के चिल्ला रहे थे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जेल के पीछे होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसी शुभेंदु अधिकारी को आपने वहां विपक्ष का नेता, उसी शुभेंदु अधिकारी को आपने बीजेपी का नेता बना दिया वहां पे। तो क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, शुभेंदु अधिकारी साफ साफ हो गए। वही संगमा जो आज मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, जब आप चुनाव में जा रहे थे उनको क्या कह रहे थे? ये लोग कितना करप्शन है, कितना करप्शन किया इन्होंने। उन्हीं कोगाट संगमा को आपने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया मेघालय का। कितना नाम ले आपसे? महाराष्ट्र में वही शिवसेना के नेता जिनको आप क्या कहते थे बैठ के, इनके जो आज वहां बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या कहते थे? ये देखिए इन नेताओं के पे ये करप्शन चार्जेस हैं। कितने विधायकों का करप्शन चार्जेस का नाम लेते थे जो शिवसेना में थे उस समय। आज वो सिंध गुट में आके आपके साथ सरकार में आ गए। अनुराग जी, अब मैं वाजपेयी जी के पास चलता हूं। वाजपेयी जी विपक्ष सब आवाज उठाता है। नहीं और 1 सेकंड, 2013 से हम ये डिबेट कर रहे हैं अनुराग भाई, आपका आर्गुमेंट एक ही लाइन पर होता है। ये सारी चीजें विपक्ष के पीछे होंगी। क्या नहीं, क्या कर्नाटका में जो विधायक क्या पैसा पकड़ा गया, क्या वहां नहीं होगी? क्या विधायक के ऊपर नहीं होगी कर्नाटका में? क्यों भाई? जहां अपोजिशन की सरकार है वहां तो आप बहुत हावी रहते हो, और जहां अपोजिशन की, जहां आपकी सरकार है वहां सन्नाटे में चले जाते हो, मुखौटा पहन लेते हो। मुखौटा, इसको बोलते हैं मुखौटा पहनना। वाजपेयी जी, पढ़ लिख के आइए, किसको बोलते हैं नैरेटिव, किसान किसको बोलते हैं, पढ़िए इसके बारे में। नैरेटिव सबसे बड़ी चीज होती है, छवि, और सबसे बड़ी चीज होती है क्या विमर्श आप देना चाहते हैं। क्या जो विमर्श देने चाह रहे हैं कांग्रेस वाले, राहुल गांधी जी यात्रा में एक हद तक सफल हुए थे, लेकिन क्या कांग्रेस लंदन यात्रा के मुद्दे पर बैकफुट पर है? दीपक जी मैं आता हूं, पहले एक क्वेश्चन इनसे पूछता हूं। ये अनुराग भदौरिया जी बड़ा बोल रहे थे, ये गोमती रिवर फ्रंट वाला केस बंद हो गया, क्लोजर लग गई या चल रहा है? गोमती रिवर फ्रंट का जो केस चल रहा था, क्या स्टेटस है उसका? बताइए क्या स्टेटस है?
अच्छा ये बताइए, विकास करना गुनाह है क्या? एक्सप्रेस वे बनाना गुनाह है क्या? रिवर फ्रंट बनाना गुनाह है क्या? मेट्रो बनाना गुनाह है क्या? जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। अरे जब इतना सब कुछ बना दिया तो जनता ने हटा क्यों दिया? मेरे को ये नहीं समझ आता अनुराग भाई, इतना सब कुछ कर दिया आपने तो जनता ने हटा क्यों दिया? 2017 में भी और 2022 में भी। ज्यादा इंक्वायरी के चक्कर में मत पड़िए, जवाब नहीं है इनके पास भाई। चलिए अनुराग भाई, मैंने आपको पूरा मौका दिया, वाजपेयी जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। आप आइए, डेमोक्रेसी में ये अधिकार किसने दिया कि आप देश को विदेशों में जाके बदनाम करेंगे? ये अधिकार किसी ने दिया आपको? बिल्कुल नहीं दिया। बल्कि इसके उल्टे ये होता है कि अगर आप देश को बदनाम करेंगे और ये कहेंगे कि जुडिशरी कब्जे में है, पार्लियामेंट कब्जे में है, पेगासस लगा दिया है, सारी संस्थाएं कंप्रोमाइज हैं, मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तो देशद्रोह का मुकदमा भी लगता है। ये कौन संवैधानिक प्रोविजन है? मतलब अपनी जिम्मेवारी समझो, अपनी ड्यूटी समझो, अपनी रिस्पॉन्स। और राहुल गांधी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, दोनों चीजें हैं। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं और बार बार ऐसी बातें करते हैं? किस चीज को छोड़ा है? ईवीएम पे भी इन्होंने आरोप लगाए, इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगाए, कोई चीज सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री को इन्होंने क्या बोला था, वो चोर, बड़ा भारी चोर बोला था, फिर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। और इनको ये समझ होनी चाहिए कि अपना इतिहास तो पढ़ लो। लोकतंत्र पे धब्बा जब लगा था जब इमरजेंसी लगी थी, एक ही बार हुआ है। लोकतंत्र पे धब्बा जब लगा था जब आपने 60 से 70 बार 356 का दुरुपयोग किया था। ये भूल जाते हैं चीजों को। लोकतंत्र पे धब्बा जब लगा था जब 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था। बोलने से पहले सोच लीजिए। बार बार छुट्टी मनाने बाहर जाएंगे और वहां 3-4 मीटिंगें कर लेंगे और नादानी में या जानबूझकर, ये तो आप खुद जाने किस तरह की स्टेटमेंट देती है। ठीक है, अब जनता सब देख रही है और उसी का नतीजा है। गंभीर आरोप। लोकतंत्र पर धब्बा तब लगा जब इमरजेंसी हुई, जब 356 का इस्तेमाल हुआ, जब सिख रॉइट्स हुए। ये वाजपेयी जी का कहना। और एक चीज मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी का 4000 किलोमीटर पदयात्रा के अंदर चल लेना लोकतांत्रिक था या लोकतांत्रिक था? वाजपेयी जी विद्वान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। ना, मेरे सवाल का जवाब पहले दे दीजिए। मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा है। उनका 4000 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकतांत्रिक था या लोकतांत्रिक? लोकतंत्र को बचाने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा थी और मुझे प्रसन्नता है कि लाखों लोगों ने प्रतिसाद दिया और साथ में जुड़े और मुखरता से इस बात को साथ में राहुल गांधी जी की कहा कि हम सबको मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए किया, पर उनका चलना, उनकी अनुमति, ये लोकतांत्रिक क्या लोकतांत्रिक? चाहे कोई भी राज्य हो, हर संभव कोशिश। मुझे जरा जवाब देने दीजिए इस बार। सुरक्षा को हटा लेने की कोशिश की। दीपक भाई, मेरा फोन, आपका जवाब बिल्कुल ड्यू है। एक 30 सेकंड में अभय भाई को और दे देता हूं, आपका कनेक्शन अभी जुड़ा है। अब वाजपेयी साहब विद्वान अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब दलील देते हैं तो आप नहीं जानते राहुल गांधी जी ने देश के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लिए और सत्ता की भूख के लिए लोकतंत्र को खत्म किए जाने का सवाल खड़ा किया। बर्नार्ड मराक को जानते हैं कब लोकतंत्र खत्म होता है? मैं बताता हूं। बर्नार्ड मराक को जानते हैं? विश्व का सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूशन सेंटर चलाता था, वेश्यालय। मासूम बच्चियां उसके यहां से रिकवरी हुई थी मेघालय में। उसके यहां से नशीले पदार्थ निकले थे, उत्तर प्रदेश में पकड़ाया था। जानते हैं क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? इस पकड़े जाने के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। तब लोकतंत्र कलंकित होता है और लोकतंत्र खतरे में आता है। जब सैफुल्ला फारूक, जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा है, 10 साल जेल में रहकर आता है और अजहर मसूद का शिष्य होता है, 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आता है, जब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से उसको टिकट दे देती है, तब लोकतंत्र शर्मसार होता है। जब तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला आतंकी वाजपेयी साहब, जिसको भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का टिकट चुनाव देकर लड़ा देती है, तब लोकतंत्र शर्मसार होता है। जब देश के हमारे किसी काउंसलर का नाम ले लो पर तालिब हुसैन जैसा आतंकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, लोकतंत्र शर्मसार होता है। जानते हैं आप, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई इसीलिए राहुल गांधी। ठीक है, जफर साहब सीधे जवाब दीजिए। और मुझे एक बात और
बताइए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी पूरी की पूरी पदयात्रा थी, और ये कहा गया कि वहां पर भी लोकतंत्र को खत्म करने की हर कोशिश हुई। आप क्या कहेंगे यात्रा के बारे में, क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक थी, अलोकतांत्रिक थी? और दूसरा अभय दुबे जी के सवालों का जवाब। देखिए दीपक भाई, अभी आप ये बात कर रहे थे शर्मसार होने की। मणिशंकर अय्यर ये जाते हैं पाकिस्तान और वहां से यहाँ के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने की बात करते हैं। तो शर्मसार कौन हुआ? देश शर्मसार हुआ कि यहाँ पर एक मिनिस्टर रहा हुआ कांग्रेस के पार्टी का, जो फैमिली का सबसे नजदीकी आदमी, वो जाके बात कर रहा वहां पर कि कैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए। इससे देश शर्मसार होता है और वो कांग्रेस पार्टी इस तरह की चाल चलती रहती है और सबको मालूम है। ये बात कर रहे थे कि भाई बैंकों का क्रेडिट ऑफ टेक बंद हो गया, थोड़ी देर पहले मेरा फोन कट गया था। मैं उनसे बताना चाहता हूं, देश की जनता को ये भी तो बता दीजिए कि 1947 से 74 साल की बात कर रहे थे। अरे सुनिए, बीच में नहीं बोला 40 से, सुन लीजिए अभी ये लोग, अरे सुन लीजिए अभी आपके पोल खोल रहा हो तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए कि लोगों को जानकारी ना हो। सुन लीजिए, अपने बारे में सुन लीजिए, अपने काले करतूत के बारे में, आपके देश आपके काले करतूत के बारे में बताता हूँ कि 1940, देखिए चौरसिया जी, मैंने सुनी इनकी बात, इनका फीडर डाउन कीजिए, फीडर डाउन कीजिए। मैं किसी को ऑडियो डाउन नहीं करना चाहता भाई जी, रिक्वेस्ट है। उन्होंने आपकी बात को सम्मान पूर्वक सुना, आप भी वो सम्मान दीजिए। देखिए मैंने उनकी बात सुनी, ये डरते हैं, इनको एक्सपोज हो जाते हैं इसलिए डरते हैं। देखिए मैंने सिर्फ कहा 1947 से, अरे सुनो दुबे जी, आपको लोग ऐसे नहीं आपको नकार रहे हैं, क्यों? आप जनता से क्यों नकारे जा रहे हैं, इसके लिए वजह बताता हूँ। 1947 से 2006 तक देश की बैलेंस शीट का जो साइज था 18 लाख करोड़ था, और 6 साल में इन चोरों ने, डकैतों ने, कांग्रेस पार्टी के फ्रॉडस्टर ने, उन लोगों ने इसको 18 लाख से 54 लाख कर दिया, 3 टाइम। और उसका क्रेडिट ऑफ टैक्स इसलिए सारे एनपीए की वजह से हुआ। हमने देश को बचाने के लिए देश हित में व्हाइट पेपर नहीं लाया था, नहीं तो आप सारे के सारे जेल में होते। 10 नंबर जो 10 जनपद है उसका हर आदमी, हर मुखिया और जो रहने वाले लोग, वो सब इसमें 20% कमीशन के साथ लोन बंटवारे थे। थोड़ा प्रमोटर लेके गया, थोड़ा उसका आपका जो 10 जनपद के लोग लेकर गए, और कौन इन्वॉल्व था बोलना नहीं चाहता हूं। इस सारे लोगों ने आप लोग देश की जनता को बनाया और देश को लूटा आप लोगों ने। अरे अंग्रेज क्या नहीं सुनेंगे ना, इनको परेशानी होती है इसलिए कि इनकी हकीकत बताते हैं। अरे भाई दुनिया में आप बोल रहे हैं 8 क्वार्टर के बारे में बात कर रहे हैं, आपने देश को लूटा। हमारे टाइम में तो किसी ने आज तक कहा नहीं कि फ्रेजाइल इकोनॉमी, हमारे सामने कहा, ऐसा कहा कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, हमने कहा, दुनिया के लोगों ने कहा कि ये गवर्नमेंट यूपीए 2 जो है फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स की गवर्नमेंट है। आपने हर दिन एक नया स्कैम अनर्थ होता है, पॉलिसी पैरालिसिस है, कोई बिना पैसे के काम नहीं करता है। ये डकैतों की सरकार है। आज को कहता है क्या? आज कहता है कि आज फ्रेजाइल जो है मजबूत इकोनॉमी, ब्राइट स्पॉट, ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट लेकर आई है। और उसके लिए अगर हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया तो किया, और उसके वजह से अगर स्लो डाउन हुआ इकोनॉमी में तो हाँ किया, लेकिन उसके बाद से जो मोमेंटम आया वो दुनिया देख रही है कि आज सबसे तेज गति से चलने वाली इकोनॉमी है। आप जरा कलेक्शन देखिए, हर महीने में इनडायरेक्ट कलेक्शन देखिए, डायरेक्ट कलेक्शन देखिए, और रिफंड देखिए। हम जिस तरह से रिफंड भी कर रहे हैं वो भी अपने आप मिसाल है, इसलिए कि देश जनता के लिए है और जनता के हित में काम करने वाली सरकार है। आप जैसे लुटेरी गवर्नमेंट नहीं है। ये करप्शन पे 0 टॉलरेंस है, टेररिज्म पे 0 टॉलरेंस है, परिवारवाद पे 0 टॉलरेंस है, तुष्टिकरण पे 0 टॉलरेंस है। और हाँ, हम देश को आगे ले जाने में 100% कमिटमेंट है, इसलिए देश आगे जा रहा है और आपकी पार्टी पीछे जा रही है, ये जान लीजिए, और आगे पीछे नहीं जाएगी। मैं अभय जी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप मेरे ख्याल से स्काइप से जुड़े हुए हैं या टेलीफोन के थ्रू जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप और वीडियो से। आप जैसे ही तेज जो बोलना शुरू करते हैं ना, आपका ऑडियो कटना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इंटरव्यून भी कर रहे हैं तब आपको ऑडियो नहीं जा रहा है। मैं तो आपको ये टेक्निकल बात बताना चाहता था। नवल किशोर जी के पास जाता हूँ। प्रोफेसर साहब माफ कीजिएगा, बहुत लेट आ रहा हूँ, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ। सरकार है आपकी, सब कुछ चीजें हैं, लगातार धड़ाधड़ आपके ऊपर छापे हो रहे हैं,
लेकिन आप भी कई आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। माना आपका एक बड़ा और अच्छा वोट बैंक अभी भी बिहार के अंदर बचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो नैरेटिव बीजेपी वाले बनाते हैं वो चिपक जाता है विपक्षी पार्टियों पर, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर जो चिपकाना चाहता है वो कभी चिपकता ही नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और एहसानमंद है कि लास्ट में कम से कम आपको ये ध्यान आया कि अन्याय की भी एक सीमा होती है और आपने मौका दिया। दूसरी बात, अन्याय के विरुद्ध तो आपकी पार्टी बनी है सर। कराना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि अभी पर अन्याय नहीं होगा तो न्याय भी नहीं होगा नवल किशोर जी, यही तो आपकी पार्टी की फिलॉसफी है। बिल्कुल, हम अन्याय के खिलाफ हम लड़े, अन्याय के खिलाफ हम लड़े, जिनको आवाज नहीं मिल सकता था उनके लिए लड़े और अभी तक खड़े हैं। यही कारण है कि भाजपा और संघ के हम सबसे बड़े दुश्मन हैं और यही कारण है कि डिस्टेबलाइज करने का और पूरे देश में एक मुखौटा या एक नैरेटिव कराने की कोशिश की जाती है कि बिहार में जब भी राष्ट्रीय जनता दल आती है तो जंगल राज आ जाता है, या आपके माध्यम से या वो खुद ये नैरेटिव चलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में पिछले 3 दशक में या तो हम सत्ता में रहे नहीं तो मुख्य विपक्ष रहे हैं। जनता हमें कभी नकारी नहीं है, ये बात पूरा देश जानता है। और यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ दीपक जी कि जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, यह विश्व कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसको कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का युग कहा जाता है, जहां पर आप कहीं से भी अगर कोई बात कह रहे हैं तो पूरे विश्व की जनता सुन सकती है और उसको जवाब दे सकती है। वो चाहे राहुल गांधी कैम्ब्रिज में बोले या चाहे किसी गांव में बोले, वो बात वहां पर जा रही है। बात यह है कि क्या वो कंटेंट जो बोल रहे हैं उसमें कोई डाउट है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी जिसके पीछे में एक संगठन खड़ा है, जिसका कोई लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है, क्या ये पूरे देश को ठग नहीं रही है क्या? ये बात में कोई दम नहीं है क्या? दूसरी बात, जिस बात को आप बार बार कह रहे हैं कि देश को अपमान किया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी या उसके पीछे जो संगठन है वो क्या देश है क्या? उसके लोग कहते हैं इसी देश के लोगों को कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को। ये कहने वाले लोग आपको कब से लोकतांत्रिक लगने लगे? उनकी भाषा नहीं लगता सर। मैं तो सवाल रख रहा हूं जनता का। नवल किशोर जी, ये विपक्ष का कहना है कि ये देश का अपमान किया। मैं नहीं कह रहा हूं देश का अपमान किया, ये सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल जी ने देश का अपमान किया। मैं नहीं कह रहा हूं। दीपक जी मैं साफ कर दूं आपको। नहीं दीपक जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने जो बात कही है वो इस देश में लोग अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? आप बताइए कि 3000 छापों में 95% जो छापे नेताओं के खिलाफ जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? ऐसी बात तो है नहीं कि देश में सबसे बड़े चोर और लुटेरे जो हैं विपक्ष में ही हैं। शासन में आप पिछले 8 साल में हैं और वह भी सुन लीजिए, ये 95% जो छापे हैं उसका रिजल्ट क्या है? लेस देन 1% है। लेस देन 1% के लिए आप पूरे संगठन को, पूरे एजेंसी को, सरकारी सत्ता में जो 24 हुए हैं, तो ये लगता है ना कि वो इतने निकम्मे नहीं है जितना साबित हो रहे हैं। इस देश के सरकार के नेतृत्व में वो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उनको रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करने दिया जाता। अब एक व्यक्ति, एक संगठन, एक दल के इच्छा को पूरा करने के लिए, निजी सनक के आधार पर सत्ता का इस्तेमाल करने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए आप पूरे देश में यह करवाना चाहते हैं। यहां तक कि मीडिया के लोगों को भी, यहां पर तो लोक गायिका अगर एक गाना गा देती है उस पर FIR हो जाता है। JNU के बच्चे एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो 3 घंटा वहां पे लाइट काट दिए जाते हैं। जो यहाँ के देश में हो रहे हैं उसमें ब्रिटिश के संसद में चर्चा हो सकती है, भारत के संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। आपने खुद ही बोला कि संसद में जिस JPC की मांग की जा रही थी आडवाणी के मुद्दे पे, आपने कहा कि न्यायपालिका ने कह दिया तो बात खत्म होगा। कैसे खत्म हो गया? खत्म इसलिए नहीं हुआ कि संसद जो है वो लोकतंत्र की जननी है, वहां पे अगर आप किसी बात को नहीं मानते हैं, जहां पर विपक्ष उठा रहा है कि JPC होना चाहिए, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र वहां पे जिंदा नहीं है जहां पर आप बात नहीं सुनते हैं। किसानों का बिल प्रोफेसर साहब, संसद में प्रोफेसर साहब पूरा उलट के देख लीजिए, बाहर में अंदर में कहती रही, जब तक संसद है और संसद चल रही है, नहीं माना। यही तो लोकतंत्र है ना। आप करते रहे, 700 किसानों को मारे, आपके मंत्रियों ने उन पे ट्रैक चढ़ा दिए और उसके बाद जाकर आप कानून वापस लेते हैं। क्या बात करते हैं? लोकतंत्र यहाँ पे बची हुई है। लोकतंत्र इसलिए बची हुई है अभी भी क्योंकि विपक्ष अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, और यही कारण है, यही आपकी चिंता है कि आप नैरेटिव कहीं यहां से वहां और वहां से यहां कर रहे हैं। जो सरकार बिहार में बदली है वो आपकी नींद हराम करती है, और यही कारण है कि बिहार के नेताओं पर या RJD के नेताओं पर आप दिन रात उस तरह का काम कर रहे हैं क्योंकि अलोकतांत्रिक। प्रोफेसर साहब रुक जाइए ना, रुक जाइए, एक एक करके बात करें तो बेहतर होगा।
एक एक करके बात बताइए करें। ना, बताइए। अभी अरे आपकी आप तो सरकार रोके हुए थे। बिल्कुल बिहार में है, दीपक तो जी, ये भी आप ये तो भी रोके ये हुए भी थे, आप मैं देखिए रुका ना, था। आपको आपने बोलने का लोकसभा में मौका कितना दिया, तो समर्थन मिला, लोकतांत्रिक क्योंकि है ना। दिल्ली की पंचायत में तो लोकसभा के समर्थन के आधार पर ही सरकार बनती है और गिरती है। लेकिन इस बीच जयराम रमेश जी का, जो कि कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी का, उनका बड़ा बयान आया है। सदन में हंगामे पर बोले हैं जयराम रमेश जी, सरकार ने जानबूझकर सदन की कार्रवाई रोकी, ये कहना है जयराम रमेश का। उनका कहना है रणनीति के तहत मंत्रियों ने बयान दिया, सरकार जवाब देने से बचना चाहती थी और माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। अब बताइए जफर इस्लाम साहब, जयराम रमेश जी क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, फिर मैं सीधे सवाल पूछूंगा जफर इस्लाम जी से। माफ कीजिएगा, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, मैं सीधा सवाल पूछूंगा उसके बाद जफर इस्लाम जी से। ये तो जानबूझकर अर्जन करवाया गया, क्योंकि सरकार परेशान थी, डरी हुई है कि विपक्ष की ओर से एकजुट होकर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी महाघोटाले के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं सीधे तरीके से। उसके बारे में वो चर्चा नहीं चाहते, जेपीसी की मांग हमें उठाना भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सब एक प्लान था, एक रणनीति थी। लोकसभा में और राज्यसभा में मंत्री उठे और माफी मांगो का नारा लगाया। माफी किस बात की? ठीक है, तो जफर इस्लाम साहब, कमी होता है कि सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई करो क्या, आपने रोका इस बार। मैंने अपने 30 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, मैंने बहुत कम देखा ऐसा कि ऐसा कभी होता है। लेकिन सीधा सवाल, राहुल गांधी माफी नहीं देंगे, क्या सरकार कल सदन चलने देगी? साफ साफ कह दिया जयराम रमेश जी ने। देखिए, सदन तो हम हर दिन चाहते हैं चलाना, लेकिन सदन में अगर अनरूली बिहेवियर होगा, डिसरप्टिव अप्रोच होगा, आप जो है जिस तरह से नारेबाजी करेंगे, आप बोलने नहीं देंगे, जब आप जो अपोजिशन का लीडर जब बोल रहे थे तो हम लोगों ने शांति बना के रखी। आप देखिए जो चेयर ने क्या बोला था कि बिल्कुल शांत बना के शांति बनाई। जब पीयूष जी बोल रहे थे तो किस तरह से हंगामा चल रहा था, वो सब समझाता है कि ये चाहते नहीं थे कि सदन किसी तरह चले। ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि वेल के पास आके आ जाओ और कहीं ना कहीं टीवी में जो कहीं दिख जाए, तो इनको लगता है कि जनता खुश हो जाएगी। लेकिन जनता जानती है कि आप जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे को, और ना बिजनेस ट्रांजैक्ट करने देते हैं। जब बिजनेस, बहुत अच्छी बात कही चेयर ने कि अगर राज्यसभा में चेयर ने, हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमने डिस्कस किया है और एग्रीमेंट है 12 घंटे तक किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने की बारी जब आती है तो आप लोग डिसरप्टिव अप्रोच दिखाना लगते हैं। ऐसे डिसरप्टिव अप्रोच जबकि हंगामा होता रहेगा तो बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट होगा, कैसे देश की उन्नति होगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा? एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का जो बिहेवियर होना चाहिए उसकी कमी है। आप कल से रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बिल्कुल कमिटेड है हर वक्त कि वहां पर सदन चले, सदन चला के सदन में हर बिजनेस को ट्रांजैक्ट करे, देश की उन्नति में योगदान जो एक ऑपोजिशन का होना चाहिए वो भी हो, और देश की उन्नति में जो एक ट्रेजरी बेंच का है वो भी हो। एक समूह जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल के डिसाइड करता है उसको बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, चर्चा मैं सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, आपने अपने लेकिन ये नहीं चाहते। और एक छोटी सी 10 सेकंड में, और मैं सिर्फ इतना कहते हैं, अभी लालटेन छाप वाले जो पार्टी है उसके बारे में कितनी सारी बातें कह रहे हैं। अरे भाई, लालटेन अब जो है उसका दौर खत्म हो गया है। हर जगह प्रधानमंत्री जी ने लीटी सब जगह, नहीं सब जगह पहुंचा दिया है। कमल तो सब जगह खिल रहा है, लालटेन बंद हो रहा है, लालटेन डिबरी जल, अरे सब जगह लाइट जल रहा है भाई, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दिया है। कहाँ उछल कूद रहे? अंधेरा में आपने कर लिया है, अंधेरा में आपने लालटेन का इस्तेमाल करके ही कर लिया। अब हर जगह रोशनी है। अब आपके जिंदगी में अंधेरा, पार्टी में अंधेरा आएगा, लेकिन हर जगह लाइट पहुंचा दी डिबरी। आपका इसका रेलेवेंस खत्म हो गया। अरे रेलेवेंस खत्म हो गया तुम लोग। दंगा पार्टी जो है, जो लूटने वाली पार्टी, जो करप्शन वाली पार्टी, देश को लूटने वाली पार्टी, समाज को तोड़ने वाली पार्टी, सब खत्म हो गया। आपस में मैं एक छोटा सा सवाल अभय जी से पूछ लेता हूं। अभय जी, आपने इन्होंने स्टैंड खड़ा कर लिया, लेकिन ये तो इसको भुनाते रहेंगे। राहुल जी का बयान है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट,
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने भी प्रधानमंत्री को कई नाम दिए, आपने चौकीदार चोर है का नारा दिया 2019 को, आपने फेकू कहा उनको, और भी कई विशेषण दिए गए। दूसरी तरफ आपके नेता के लिए भी कई विशेषण दिए गए, आपकी पार्टी के लिए भी कई विशेषण दिए गए, पप्पू जैसे शब्द का इस्तेमाल हो। मैं ये जो चिपकाते हैं वो चिपका लेते हैं, आप जो चिपकाने की कोशिश करते हैं वो चिपक नहीं पाता। ये भी एक रियलिटी है। क्या पार्टी इसको समझती है और आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरे इस विश्लेषण पर आप क्या कहेंगे? दीपक जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण शो है और मैं गैर गंभीर चर्चा नहीं करना चाहता। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि जफर इस्लाम साहब से अनुरोध करता हूं, एक क्षण में स्वीकार लीजिए जेपीसी, सदन स्मूथ हो जाएगा, नाम घोषणा कर दीजिए, आज अभी अनाउंस कर दीजिए एक क्षण। मैं वादा करता हूं आपसे, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते, एक क्षण उसके बाद हम डिमांड नहीं करेंगे। आपके ही सारे लोग बोले सदन में, इसी मुद्दे पर बोलने चाहे तो हम उस पर एतराज नहीं करेंगे। राफेल के केस में भी यही हुआ था, हम जेपीसी की मांग कर रहे थे, हम अदालत गए भी नहीं थे। और राफेल ने कोर्ट में क्या लिखा है अपने ऑर्डर में, पढ़ना चाहिए आपको। उन्होंने कहा है कि हमारा दायरा बहुत सीमित है और जेपीसी का दायरा असीमित होता है। आप तो खुद सांसद हैं, आप जानते हैं इस बात को कि जेपीसी के पास असीमित अधिकार है। वो समन कर सकती लोगों को, वो दस्तावेज मांग सकती, वो इंटरोगेट कर सकती है। तो जेपीसी के से घबरा क्यों रहे हैं? जेपीसी कोई बाध्यकारी नहीं है, वो अपनी सिफारिशें देती है। आप मना कर देना कि हम अडानी के पक्ष में खड़े हैं, हम सिफारिशें नहीं मानते, लेकिन जेपीसी का सच सामने आ जाएगा, इससे डरेंगे आप। आपने कहा कि विश्व में हमारा डंका बज रहा है। मैं 10 और दीपक जी बस 10 इनको कहिएगा, मुझे एक शो में और जाना है। मैं आखिरी, जफर जी विनम्रता पूर्वक सुनिए। आप जानते हैं क्या विश्व में डंका बचा है? भूटान और चाइना ने सुन के जाइएगा, बाउंड्री एग्रीमेंट चाइना से कर लिया है। नेपाल ट्रांस हिमालयन एग्रीमेंट चीन ने कर लिया है। आप जानते हैं श्रीलंका, जब आप अडानी जी को इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट दिला रहे थे, 100 वर्ष के लिए चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट अपने कब्जे में कर दिया है। पाकिस्तान के साथ वो रोड बेल्ट इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। अभी जब आप राइसीना डायलॉग कर रहे थे, आपके हृदय में छेद कर दिया चीन ने। यूएई को और ईरान के बीच में संबंध स्थापित कराकर, दोस्ती स्थापित कराकर आपने चाबहार का बहुत ढिंडोरा पीटा। चाबहार का सच देखिए ना, वो ग्राउंड पर चाइना है, ग्राउंड पर हम नहीं है। आपके 2000 आइटम हम इंपोर्ट ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, अमेरिका ने उस जीएसपी पर प्रतिबंध लगा दिया। जनरल हमारे तो जवाब दे दो, बहुत लंबा फिर भाग जाएंगे। ठीक है, 2 साल से अमेरिका भाग जाते हैं, हिंदुस्तान में नहीं है। आपकी विदेश नीति की पोल है ये, 2 साल से एम्बेसडर नहीं है। क्या कहा अमेरिका ने? फ्रांस पेरिस एग्रीमेंट पर कहा इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, और उससे बाहर हो गया। कब? जब ट्रंप साहब की सरकार थी, जब आप झप्पियां पा रहे थे, तब आपको ये समझना पड़ेगा देश नीति में सिर्फ गले लगा लेना नहीं होता है, भारत के हितों को साधना। आपने अपने नेता को आगे रखा है देश की अपेक्षा। यही राहुल गांधी जी ने विदेश की भूमि से आपको आगाह किया है कि आप अपने देश के हितों को आगे रखिए। जफर इस्लाम साहब, आप नेता को, अपने नेता की छवि को आगे मत रखिए। चीन भारत की भूमि पर 2000 मैं सीधे जफर इस्लाम जी के पास चलता हूं। जफर इस्लाम जी, एक छोटा सा जवाब, और मैं चाहूंगा अभय जी कम से कम 5 मिनट आप और रुकिए, क्योंकि मेरे पास एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है इसी से जुड़ा हुआ, उसको मैं उठाना चाहता हूं एक बयान के जरिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जफर जी जवाब देखिए, पिछले सदन का जब पहला पार्ट था बजट सेशन का, तो आप देखिए उसमें ये लोग हंगामा कर रहे थे एलआईसी। आज नहीं, आज इनके मुंह बंद हो गए। क्यों? इसलिए कि एलआईसी का जो मार्क टू मार्केट बेसिस पे प्रॉफिट जो डबल हो गया, तो इनके मुंह से आवाज निकल गई। वैसे चाहे जेपीसी हो, चाहे कुछ हो, ये सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई, अडानी से हमारा क्या लेना? तो एक बिजनेसमैन है। आपके समय अंबानी नहीं बढ़ा था, बिजनेस नहीं किया था। आपके समय राजस्थान में अडानी जी नहीं जा रहे हैं। भाई सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को एक पॉलिसी के तहत होता है, बिजनेस कर रहा है। लेकिन पिछले बार तो सिर्फ एलआईसी चर्चा में था, इस बार गायब एलआईसी, इसलिए कि देख रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे थे। आज तो सब सही हो गया है। आज देखिए, इनको अगर समझ में आता है बिजनेस, तो किसमें हिम्मत है कि उस तरह का पोर्ट जो है हिंदुस्तान में पहले किसी ने बनाया हो? अरे इतने साल सरकार में रहे, वो सब पोर्ट जाके आंख खोल के दिखाइए राहुल गांधी को कि जिस तरह का पोर्ट अडानी जी ने बनाया। मैं कहता हूं एज ए बैंकर नहीं, एज ए पार्टी स्पोक्स पर्सन, एज ए बैंकर कर जिस तरह का वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाया है ना, वो आंखें फट जाएंगी अगर आप चाहे। हाँ,
लेकिन आप देखिए LIC के बारे में चिल्ला रहे थे, LIC का आप कहां चले गए? आप LIC के जब देख रहे हैं कि LIC का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया तो आप चुप हो गए। नहीं, और आप देखिए, ये सुनिए, एक और बात कह रहे हैं, आप जो पोर्ट कर रहे हैं, अभी आपको दुख हो रहा है उस पोर्ट का, लेकिन इस पोर्ट का देश में मजबूत पोर्ट बना हुआ है, देश में मजबूत। ये पोर्ट की बात कर रहे थे अभी कि अभी चाबहार पोर्ट चला गया। अरे देश में इतना बड़ा पोर्ट बनाया, उसको देखो। चाबहार पोर्ट तो किसी और का है, तुम क्यों वहां ढूंढ चल रहे हो? यहाँ तो कम से कम देखो कि बना है जो आज आपके देश की संपत्ति है, इस देश के लिए है, और इस देश में देश का ओनरशिप देश में रहने वाला इंसान है। ठीक है, मैं एक नया स्टेटमेंट दिखाता हूं, क्या ये भी मुद्दा बनेगा? क्योंकि बीजेपी जो है चीजों को छवि के साथ जोड़ने में बड़ी माहिर है, जिसको बोलते हैं इन पब्लिक परसेप्शन वर्क्स। परसेप्शन का खेल होता है राजनीति। देखिए, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा है। उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। सुखविंदर रंधावा ने कहा है, पीएम मोदी खत्म होंगे तो देश बचेगा। सुनिए। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। भाई जी, मोदी को खत्म करो तो हिंदुस्तान बचेगा, आपकी पार्टी का यह बयान है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि इस तरह के नैरेटिव आपका लगातार नुकसान करते हैं? अगर ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए, फिर इस तरह का बयान। संदर्भ तो देखिए, उन्होंने कहा अपनी लड़ाई खत्म करो, उनका संदर्भ था राजनीतिक दृष्टि। मुझे लग रहा था मैं वो लाइन ना बोलूं। अब देखिए क्या है, आपकी पार्टी के लोगों को, नेता को ये कहना पड़ रहा है कि भैया अपने घर का झगड़ा तो खत्म कर लो, क्योंकि आपको पता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी अभी भी झगड़ रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की इतनी पोलरिटी है, शेखावत जी लड़ रहे हैं, वसुंधरा जी लड़ रही, पुनिया जी, बहुत बड़ा झगड़ा है वहां। मत चिंता कीजिए, 25,000 वोट से उपचुनाव कांग्रेस जीती अभी 3 महीने पहले। भारतीय जनता पार्टी का वास्तविकता का धरातल वहां नहीं है दीपक जी। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी राजस्थान जीतेंगे, इतना काम किया है अशोक गहलोत जी ने वहां लोगों की तरक्की का। उनका संदर्भ शुद्ध रूप से, मतलब सचिन पायलट की मांग गलत है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए? नहीं, ये मैं प्रवक्ता होने के नाते निर्णय नहीं ले सकता। सचिन पायलट जी हमारे बहुत वरिष्ठ और बहुत विद्वान नेता हैं, और भविष्य देखते हैं युवा उनमें अपना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रंधावा जी एक परिपक्व नेता है, उनका संदर्भ शुद्ध राजनीतिक था कि राजनीतिक संदर्भ में अगर इस विचारधारा को आपने खत्म किया तो देश बचेगा। ये देश को नहीं, अपनी राजनीतिक दल को आगे रखने जो जीत खड़ी की है, वो देश की हर मोर्चे की हार की बुनियाद पर कुछ जीत इन लोगों ने खड़ी की है। युवाओं के रोजगार के अवसर को, किसानों की और सैनिकों की जिंदगी को हराकर इन्होंने जीत खड़ी की है। उद्योग व्यापार के अवसरों को नेस्तनाबूद करके जीत खड़ी की है। ये संदर्भ उनका था। और इसमें अनुराग जी, क्या नहीं लगता कि ऐसे बयानों से विपक्ष को अल्टीमेटली नुकसान होता है? यही सवाल मैं आपको दोहरा रहा हूं, और प्रोफेसर साहब यही सवाल मेरा आपके लिए। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे पोल खोलने से पेट में दर्द होता है। बिल्कुल, पोल खोलने से आपके पेट में तो दर्द होता ही है। पहली बार, कमाल की बात है भाई, देश के अंदर में पहली बार देखा जा रहा है कि संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? सत्ता दल नहीं चलने दे रही है। जिम्मेदारी आपकी है सदन चलाने की, विपक्ष की नहीं है। ये भी भूल गए आप क्या लोकतंत्र में? अब ये भी याद नहीं है कि सत्ता कौन चला रहा है। शायद आप भूल जाते हो अपनी वाहवाही में, इतना भूल जाते हो कि आपको ये भी नहीं पता पड़ता है कि आप सत्ता में हैं, हम विपक्ष में। संसद आपको चलाना है। और हमारे एंकर साहब कह रहे थे, दीपक जी कह रहे थे भाई हमारे, कि संसद तो चल रही है ना। अरे संसद तो चल रही है, बट विपक्ष की आवाज सुन कौन रहा है? विपक्ष संसद में अपनी बात कहना चाहता है तो सुनना कहां चाहती भारतीय जनता पार्टी? वही तो मैंने आपसे बोला था, हम जो आपको सजेशन देना चाहते हो, आप सजेशन लेना कहां चाहते हो? तो आप विपक्ष मतलब क्या होता है? लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब विपक्ष मजबूत होता है, और सत्ता दल को तो तारीफ करनी चाहिए। अच्छा अनुराग भाई, की चोट पे बात कर रहा है, विपक्ष को मजबूत करने का काम भी बीजेपी करे। सत्ता में मुझे एक बात का जवाब दो, विपक्ष को मजबूत करने का काम भी बीजेपी करे, प्रधानमंत्री जी करे, जेपी नड्डा जी करे,
क्यों अमित शाह जी करे, राजनाथ सिंह जी करे? सत्ता सुनो सुन तो लीजिए, सत्ता पक्ष विपक्ष को रोकने की कोशिश करेगा, विपक्ष को परेशान करेगा। इसके मतलब क्या हुआ? आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो, क्योंकि सत्ता में ये तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आप विपक्ष इतना मजबूत है कि अपनी बात कह रहा है, आपको तो वाहवाही करनी चाहिए कि विपक्ष आपके इस रवैये के बावजूद भी विपक्ष अपनी बात, जनता की समस्या की बात रख रहा है, आपके सामने रख रहा है, लेकिन आप मानने को कहां तैयार हो? आप तो अपनी धुन में चल रहे हो। अभी जफर साहब से पूछो तो अपनी राहुल गांधी को अनुराग भाई अपनी बात कह दी आपने। मैं सीधे वाजपेयी जी के पास चलता हूँ, फिर प्रोफेसर साहब और कंक्लूडिंग रहमान जफर इस्लाम जी के लूंगा। वाजपेयी जी क्या कहेंगे अनुराग जी की बात? क्या मोदी जी को एक विंग ये भी खोलना चाहिए, विपक्ष को भी मजबूत करें, एक पॉलिटिकल लाइन ये भी रखनी चाहिए उनको? नहीं ना दीपक जी, ये इकट्ठे होके पता क्या कह रहे हैं विपक्ष के जितने अपोजिशन के, ये कह रहे हैं, एक सेकंड, लेकिन विपक्ष को क्यों? अरे वही बता रहा हूँ ना, कैसे मजबूती चाहते हो आप? ये विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत ऐसे करना चाहता है। सुन लो, शाउटिंग मैच नहीं करते, सुनते ही नहीं। मैंने अभय भाई को भी रोका था, आपको भी रोक रहा हूँ, नहीं हम ये कह रहे हैं। वाजपेयी जी को क्या लेने दीजिए, वाजपेयी जी बोलिए। हम यहाँ हाँ, ये विपक्ष वाले पता क्या कह रहे हैं, अनुराग बाबू क्या कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र जब मजबूत होगा, जब चारा घोटाले करने की इजाजत होगी, घोटाले जितने मर्जी विपक्ष के लीडर करें, उनके खिलाफ जांच नहीं होगी, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सारे ऑर्डर फेवर में आने चाहिए, तब उनको अच्छा लगेगा। लोकतंत्र में ये चाहते हैं कि पहले कोई मुद्दा पकड़ेंगे, फिर कोई जाति जनगणना पे जाएंगे, फिर रिजर्वेशन पे जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर जनसंख्या पे जाएंगे, वो छोड़ देंगे, फिर चौकीदार को चोर कहेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर देश को बदनाम करेंगे। ये क्या तरीका है? इतना तकलीफ अरे भाई कंस्ट्रक्टिव बात करो, जनता की समस्या के साथ खड़ा है और हमें बार-बार। अरे अनुराग भाई, मैं फिर बोलने लगूंगा रेलगाड़ी चल गई अनुराग भाई की, मैं बोलने लगूंगा अनुराग भाई की रेलगाड़ी चल गई। रुक जाओ ना, सुन लो वाजपेयी जी की बात, सुन लो प्रोफेसर साहब, तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। वाजपेयी जी की बात कीजिए, ये बार-बार हम टोक रहे हैं, क्यों आपको? हम अनुराग सुनो, बात सुनो ना, हम ये कह रहे हैं कि देखो देश संविधान के हिसाब से चलता है, एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, एजेंसी कार्रवाई चोरों के खिलाफ करेगी, साहूकारों के खिलाफ नहीं होती है, ईमानदार आदमियों के खिलाफ नहीं होती है। आप ये चाहते हो विपक्ष के लीडर हो गए तो कोई जांच नहीं होगी? ये कहते हैं वो पहले काले को पकड़ो, फिर लाल को पकड़ो, फिर हरे को पकड़ो, उसके बाद हमको पकड़ो। ये कहाँ अलाउ है? ये ऐसा हो सकता है? जनता की गाड़ी कमाई लूटी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आ गए थे तो कार्रवाई क्यों बंद हो गई? अनुराग भाई नहीं करो ना ऐसा, प्लीज नहीं करो, प्लीज नहीं करो। अच्छा एक की आवाज आएगी, प्लीज नहीं करिए, प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा बहुत इंटरवेंशन चलता है, आप लगातार बोलते रहेंगे ना, आपकी आवाज जाएगी ना सामने वाले की जाएगी, इस बहस का कोई लॉजिक नहीं होता है। प्रोफेसर साहब मुझे बताइए, इनने कह दिया कि क्या गलत को गलत करते हुए नहीं पकड़ा जाए, यही डिफेंस का आर्गुमेंट है? देखिए वाजपेयी जी की तो हालत सांप छुछुंदर वाली है, वो हनुमान कहते कहते उनकी पार्टी बर्बाद हो गई। उन पर तो सिर्फ दया का पात्र है, उनको तो राजनीति से क्या मतलब है, उनको तो इंतजार है कि कब प्रभु जी की कृपा हो या मंत्रालय मिल जाएगा, ये बात अलग है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भाजपा के साथ, विपक्ष तो छोड़ दीजिए, जो उनके साथ रही पार्टी है, वो चाहे जदयू हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, ये दलें तो उनके साथ रही हुई हैं, वो उनको क्यों छोड़कर भाग गए? अगर वो डेमोक्रेटिक होते तो उनके साथ में जो खड़े थे, उनके जीत में और उनके शासन में बहुत बराबर के हिस्सेदार थे। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में नीतीश जी ने उनको इतना सहयोग दिया कि वो लगभग 39 पूरे सीट जीत गए, उसके बावजूद भी उनको पार्टी को खत्म करते रहे। चुनाव के दरमियान ऐसे हनुमान से, जो कि वास्तव में उनका कोई चरित्र नहीं है, राजनीतिक चरित्र नहीं है, कहीं वो खड़ा होने की स्थिति में नहीं है और बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। अरे वाजपेयी जी कभी कभी शर्म कर लिया करो ये सब बात कहने के पहले। जब आप कहते हो ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये जो सीबीआई कोर्ट है, वो क्या ये बोलिए, ये जो मॉल वाली लैंड है इसका क्या हुआ? ये 4 लाख में जो न्यू फ्रेंड्स के लॉरी की कोठी खरीदी उसमें बोलिए। अरे सुनिए पहले, फार्म हाउस कितने, सुन लीजिए, फार्म हाउस कितने दीपक भाई दिल्ली में 16 फार्म हाउस पूछिए, आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई कोर्ट में क्या अंतर है? क्या बता पाएंगे वे? कोई बराबर है।
आपके चारों घोटाले का केस जो है कांग्रेस ने किया था, भ्रष्टाचार है कांग्रेस और तो जवाब ही नहीं है। गुजरात की गवर्नमेंट को सत्ता पाने के लिए तलवा छापने के अलावा भ्रष्टाचार बिल्कुल कोई नहीं सहेगा, ये तय बात है। पूरे बिहार में कौन जानता है आपको? आप बात कर रहे हैं आरजेडी से कंपटीशन, भ्रष्टाचार नहीं है, खड़ा हो सकता है, भ्रष्टाचार का एलिगेशन नहीं है। सुनिए बात, सुनिए बात कीजिए। पूरी जिंदगी 50 साल 60 साल से वकील है, भ्रष्टाचार का जरा सा छींटा नहीं है। प्लीज माइंड, सीबीआई कोर्ट में क्या अंतर है? यही क्रेडिबिलिटी है, भ्रष्टाचार के मालिक यही क्रेडिबिलिटी है, इसे केवल ईमानदारी। आप एक दूसरे पर नहीं। वाजपेयी जी प्लीज, वाजपेयी जी आपसे भी रिक्वेस्ट है। प्रोफेसर साहब अब रुकना होगा, एक ब्रेकिंग खबर भी आ रही है, लेकिन कंक्लूडिंग कमेंट जफर इस्लाम जी का। जफर इस्लाम जी, कल सदन चलेगा? ये पहले हम विपक्ष से पूछते थे, आज सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं। देखिए, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि सदन हर हालत में चले, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन ने होने का दावा जो करती है, अगर उसने उस दावे को प्रूव किया कि हाँ वो रिस्पॉन्सिबल है, तो जरूर चलेगा। लेकिन अगर इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, उनका बिहेवियर वैसा रहा जो कि डिसरप्टिव अप्रोच रहा और डिसरप्ट करने वाला रहा, तो हो सकता ना भी चले। जैसे रोज देखते हैं इनका अप्रोच ही ऐसा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे चलाने की, पूरी कोशिश करेंगे, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो डिस्कशन हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ, उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और आपसे एक गुजारिश है कि अनुराग भदौरिया जी का नाम जो है रेलगाड़ी की तरह नहीं, बल्कि बोलिए फटफटिया। आप तो देखा होगा, फटफटिया मोटरसाइकिल जो होता है वैसे आवाज करते रहते हैं, कान में दर्द होता है इनके आवाज करने से। इनको जरा बताइए, लोगों के, आपके जो देखने वाले जो लोग देखते हैं, जो लोग देखते हैं आपके प्रोग्राम को, वो हटा देते हैं भदौरिया क्या नहीं, इसलिए कि ये फटफटिया की तरह बस आवाज करते रहते हैं। ठीक है, आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 है, 2023 शुरू हो चुका है और 24 की तैयारी 2023 में ही हो चुकी है। तो 2023 में राजनीति के और भी रंग देखने को मिलेंगे।